आज के शो में महंगाई की शरह 21.3% पर पहुंच गई। महंगाई से लोगों की कुव्वते खरीद में रिकॉर्ड कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा। बात यहां तक कैसे पहुंची? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सफ़ान खान। महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है। कहा जा रहा है 2008 के बाद शायद इतना इन्फ्लेशन रेट हुआ है और मजीद कहा जा रहा है कि शायद ये कुछ माह के अंदर या कुछ हफ्तों के अंदर तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड रेट पहुंच जाए। महंगाई की शरह के हवाले से कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने पहले रख देते हैं। 21.3% के ऊपर जून 2022 से महंगाई की शरह आती हुई हमें नजर आई। अगर हम बात करें शहरी इलाकों की तो शहरी शरह 19.8%, जबकि देही इलाकों में महंगाई की शरह 23.6% पर आती हुई नजर आई। अगर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की बात करते चलें तो एक साल में सबसे ज्यादा प्याज की कीमत में ईयर ऑन ईयर 175% इजाफा, एक साल में टमाटर में 149% इजाफा, खुर्दनी तेल और घी में तकरीबन 88% इजाफा, एक साल में दाल मसूर में 74, चने में 65, फल 41% महंगे हो गए, एक साल में चिकन 34%, जबकि गंदम 30%, सब्जियां 27 और दाल चना 27% महंगी हो गई। एक साल में पेट्रोल की कीमत में जो हमने देखा कल भी इजाफा हुआ था, तकरीबन 100% का इजाफा हुआ। और यही अगर बिजली के चार्जेस की बात करें तो 35% और लिक्विड हाइड्रोकार्बन में तकरीबन 63% का इजाफा हुआ। ऐसे वक्त में जब इस मुल्क में सियासी बहरान है, आज भी तमाम नजरें आला तरीन अदालत पर रहीं, पंजाब की सियासत पर रही कि क्या होने जा रहा है। एक आम आदमी यकीनी तौर पर उसकी कमर महंगाई से टूट चुकी है। बहुत से रिसेंटली पेट्रोल प्राइस हाई की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में ईयर ऑन ईयर तकरीबन 62% का इजाफा हुआ है, माहाना तकरीबन 24% का इजाफा हो चुका है। बहुत से सफेद पोशों के लिए गुजारा मुश्किल हो गया है। वज़ीर साहब की तरफ से 2000 रुपये ऐलान भी बिल्कुल नाकाफी थे, जो हुकूमत ने खुद भी कहा था, लेकिन अब यकीनी तौर पर नजर आ रहा है कि महंगाई पर ना कोई काबू है और ना कोई ऐसा मेजर नजर आ रहा है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी कि IMF की वजह से महंगाई है, बहुत से कह रहे हैं साहब का हुकूमत की तरफ वजह से महंगाई है। आपको एक बात सुनाते हैं कि आज वज़ीर शहबाज शरीफ साहब ने खासतौर पे एनर्जी सेक्टर पे बात करते हुए क्या कहा था। लेट्स हियर दिस। अल्लाह ताला ने एक मौका अदा किया था कि वो सस्ती तरीन गैस वो ख़रीदती। उसने अपनी मुजरमाना गफलत की बना पर जब गैस $3 या $4 पर स्पॉट मार्केट में मिल रही थी, वो उन्होंने सौदे नहीं किए। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म सौदे उस ज़माने में गैस के ये $5 या $6 पे हो सकते थे, वो नहीं किए। ये इस वक्त आपने शहबाज साहब की बात सुनी। मिफ्ता इस्माइल साहब, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना भी कल रात मंजर आम पे आए थे, लेकिन टैक्सेस के हवाले से उन्होंने कुछ बात की थी। इनकम टैक्स के बारे में क्या बात की थी, क्योंकि आज हम सवाल उठाएंगे ये कि कितना रिग्रेसिव ये टैक्सेस हैं एक आम आदमी के लिए, क्या ऑल्टरनेट कोई और नहीं है इन टैक्सेस का जो पेट्रोलियम मसनूआत पे लग रहे हैं। मिफ्ता साहब ने क्या कहा है, लेट्स हियर दिस आल्सो। इस महीने अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने 379 अरब रुपया इनकम टैक्स की मद में लिया, जो भी एक बहुत हेल्दी साइन भी है। इस क्वार्टर के अंदर हमने पिछले क्वार्टर के मुकाबले में अगर सेल टैक्स को निकाल दें कैलकुलेशन से, या कम से कम उसको मलूज़े खाते रखें कि उस पर नहीं लगा, तो 45% ग्रॉस हमने इजाफा किया है और 43% नेट इजाफा किया है। 45% एक साल के अंदर टैक्स बढ़ा देना ईयर ऑन ईयर मतलब कमाल है। मतलब आप सोचें कि जो भी ग्रोथ रेट है, जो भी इन्फ्लेशन है, हमने 45% ईयर ऑन ईयर एक क्वार्टर के अंदर टैक्स बढ़ाया है, विच आई थिंक इज अ कॉम्प्लीमेंट टू दिस गवर्नमेंट, बट also a compliment to the FBR team, but finally really a compliment to the people of Pakistan, the taxpayers of Pakistan. तो एक तरफ नाज़रीन ये महंगाई है जिसने यकीनी तौर पर आम आदमी की जो परचेसिंग पावर है बिल्कुल ख़त्म कर दी है, तो दूसरी तरफ इस महंगाई पर होने वाली सियासत। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की तरफ से एक इंटरेस्टिंग ट्वीट आज भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये किस तरह की सियासत है इस पर भी बात करते हैं। शौकत तरीन साहब अपनी ट्वीट में ये कह रहे थे कि इंटरेस्ट रेट्स के अंदर तकरीबन 2.5% इजाफा आज हो गया। वो आज ना मॉनेटरी पॉलिसी का कोई इजलास हुआ, ना आज हमने देखा 1 जुलाई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या बैंक्स की इस वक्त क्लोजिंग थी कल, तो आज के दिन बैंक की छुट्टी थी, लेकिन कहा गया कि 2.5% आज डिस्काउंट रेट के अंदर इजाफा हो गया, यानी शरह सूद 2.5% बढ़ गई है। तो एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो दूसरी तरफ सियासत चल रही है, पूरे जोरों से चल रही है, और शायद इसी सियासत की वजह से आज हम इस हाल में पहुंच चुके हैं
प्रोग्राम में बात करते हैं अजमल बलोच साहब से, जो कि अंजुमन ताजरान के सदर हैं, इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, मरकजी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान। बहुत बहुत खुशामदीद आपको कहेंगे सर। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब साहब, मुशीर हैं साबिक वजारत ख़जाना के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया और हमारे साथ आप मौजूद हैं। मलिक बोस्तान साहब, जो कि फॉरेक्स मार्केट एसोसिएशन के सदर हैं, फॉरेक्स एसोसिएशन कंपनीज के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉलर और रुपी पैरिटी पे इनसे बात होगी। आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं मलिक बोस्तान साहब। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, पहले आप गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए ये कोई ऑल्टरनेट हुकूमत के पास वाकई में नहीं है कि इस महंगाई का, यानी इन टैक्सेस का, कि वो एग्रीकल्चर या ऐसे अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स पे आएँ? ये एक रास्ता है कि ये जो IMF हमें देता रहेगा, प्रायर एक्शंस हम करते रहेंगे, तो ऐसे में महंगाई कहां तक जाएगी आखिरकार? खाकान नजीब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। देखिए, महंगाई की इस वक्त कई वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि एक इंटरनेशनल ग्लोबल प्राइस राइज है, उसकी वजह से जरूर प्राइस पास थ्रू हो रहा है, पर वो प्राइस पास थ्रू पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है बिकॉज FY22 में, यानी कि जो पिछला मालियाती साल गुजरा, 30% रुपए की कदर जो है उसमें कमी हुई डॉलर के सामने। सो ऑब्वियसली उसका एक इम्पैक्ट है। फिर आपने ये देखा कि हमारी एक ब्रॉडर इनएफिशिएंसीज हैं हमारे सारे सेक्टर्स की, और स्पेशली एनर्जी सेक्टर की, और उसकी जो प्राइस राइजेस हैं वो भी पास थ्रू कर रही हैं। बट जो नया एडेड फैक्टर है, आई थिंक, जो महंगाई को बहुत पुश कर रहा है, वो है कि हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो चूंकि मुल्क में नाकाफ़ी हो गई, तो हमें बहुत सी ज़्यादा चीज़ें बाहर से मंगवाना पड़ी। वीट भी मंगवाना पड़ी, कॉटन भी मंगवाना पड़ी, एडिबल ऑयल ज़्यादा मंगवाना पड़ा। चूंकि आपको ये सब चीज़ें, लेंटल्स भी मंगवाना पड़ी, पहले भी मंगवाते थे पर अब क्वांटिटी ज़्यादा मंगवाना पड़ी, तो ये एक उनका भी प्राइस पास थ्रू आ रहा है। अगेन रुपी की एडजस्टमेंट से ज़्यादा आ रहा है। इसके अलावा ये हुआ कि जब ये मालियाती साल शुरू हुआ तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि तब क्या हुआ। तब हमने दो तरह के प्रोग्राम्स दिए पाकिस्तान में। एक हमने टर्फ यानी कि टेम्परेरी फैसिलिटी थी, हमने जो दी, जो कि बहुत ही सस्ते दामों पे थी। सस्ते दामों से क्या मतलब है? वो ये मतलब है कि हमने बहुत ही कम शरह सूद पे कर्जे दिए, और ये कर्जे जो थे वो ज्यादातर गए लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े सनतकारों को। उन्होंने ये किया कि जरूर मशीनरी भी मंगवाई, पर उनकी वजह से कुछ कार्स की इंपोर्ट्स बढ़ी और हमारे जो कैपिटल गुड्स की इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ी। और आपने ये देखा कि टर्फ की वजह से एक डिमांड क्रिएट हुई, पर इसके साथ साथ हमने एक्सपेंशनरी बजट दिया। उस एक्सपेंशनरी बजट से आपने ये देखा कि एक और मुल्क में डिमांड क्रिएट हुई। सो एक तरफ डिमांड ज्यादा क्रिएट हो रही थी, सप्लाई ग्लोबल शॉर्टफॉल्स भी थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी स्लो थी। ये एक मैसिवली डेंजरस जो है कॉन्स्टलेशन बनी है ये इन चीजों की, जिसकी वजह से आप महंगाई में आज देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो अब हमें करना क्या है? करना यह है कि शॉर्ट टर्म में तो हमें मैनेजमेंट करनी है सबसे ज्यादा पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल आइटम्स की। अभी भी आप महंगाई में देखिए तो 36% हिस्सा जो है, यानी कि 36% बढ़ के आ रही हैं पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल आइटम्स एक साल में, जून ऑन जून। ये बहुत बड़ा इजाफा है। तो एक तो हमें इनकी मैनेजमेंट करनी है मुल्क में, और इनकी सप्लाई को हमने इंश्योर करना है। इसके साथ साथ ही आप देखिए तो जो हमारी SPI है वो 32% आ रही है। अगेन SPI क्या है? ये हमारा वो इंडेक्स है जो बनता है 51 उन अशिया में जो हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरत तो इस चीज की है कि हम इसको मैनेज करें शॉर्ट टर्म में। इसके साथ साथ कुछ चीजें और हैं जो हम कर सकते हैं कि अगर हम इस महंगाई पे काबू पाना चाहते हैं, और काबू पाने से मतलब यह है कि जो इसकी बढ़ने की शरह है उस पर काबू पाया जा सकता है। एक यह है कि एनर्जी की कंजर्वेशन करें। हम एनर्जी की प्राइस डिटरमिन नहीं कर सकते, पर एनर्जी की कंजर्वेशन जरूर कर सकते हैं। अगर हम एनर्जी की कंजर्वेशन करेंगे तो आपका खर्चा कम से कम होगा। अगर आपके पास एक मिनट हो तो मैं आपके सामने एक स्टेटिस्टिक रखना चाहता हूं एक आम आदमी को कि क्या करना चाहिए। अगर आप रोज 5 से 6 लीटर गाड़ी में पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं और आप इसकी बजाय कार पूलिंग पे चले जाएं 2 और 3 पीपल के साथ, यानी कि 2 से 3 लोगों के साथ, और आप ये बचाना शुरू कर दें, यानी कि हर हफ्ते में आप 2 से 3 लोगों के साथ कार पूलिंग में चले जाएं,
तो क्या आपको मालूम है कि आपका खर्चा कितना कम हो जाएगा? जो ओकैक है, और ये मैं उनका नंबर आपको दे रहा हूं, सो ये ऑयल कंपनीज का दिया हुआ नंबर है, आपका खर्चा 35 से 40 हजार रुपए माहाना कम हो जाएगा। अच्छा सही। अच्छा, तो ये चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। एक मुख्तसर ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन हम आते हैं तो इस बात को यहाँ से जोड़ते हुए हैं जो हक़ा नजीर साहब ने कही है, दूसरे मेहमानों का भी तज्ज़िया इस पर शामिल करते हैं। सूरत हाल यहाँ से किस तरफ जा रही है इस पर भी गुफ्तगू होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़े रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में बात हो रही है बढ़ती हुई महंगाई की। हुकूमत कहां तक इसे काबू पा सकती है। बेशक इंटरनेशनल मार्केट एक सुपर साइकिल है कमोडिटीज़ में, इसके अलावा भी हमने देखा है कि जो प्राइसेस बढ़ रही हैं और जो इंपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के, उनकी कीमतों की पाकिस्तान के हाथ में या कंट्रोल में नहीं है। लेकिन फिर भी हुकूमत क्या कर सकती है, इस पर आएंगे। मैं पहले मलिक बोस्तान साहब आपसे पूछना चाहूँगा, ये बिलखुसूस डॉलर रुपये के हवाले से आपका क्या है, ये किधर तक जाके मामला होगा, रुकेगा? IMF के हवाले से खुशखबरी है, चीन से पैसा आ चुका है, कतर का कहा जा रहा है, UAE का कहा जा रहा है, और AID ADB और दीगर कुछ कहा जा रहा है इनफ्लोज आएंगे। ये कहाँ, क्योंकि महंगाई में डिवैल्यूएशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये कहाँ जाकर रुकेगा डॉलर रुपये पैरिटी? क्या आपको नजर आ रहा है नियर फ्यूचर में? मैं समझता हूँ ईद उल अजहा जो है पाकिस्तान के लिए मुबारक साबित होगी, और ईद के बाद बहुत बड़ी खुशखबरियां पाकिस्तान में आने वाली हैं, बहुत बड़े फंड आने वाले हैं। आपने देखा डॉलर प्री मार्केट में 215 से कम होकर 212 पे 204 पे आ गया, और प्री मार्केट में भी 215 से कम होकर 204 की सतह पे आ गया। तो सबसे बड़ी खुशखबरी तो यह है कि जैसे पाकिस्तान के जो डॉलर रुकने का नाम नहीं ले रहा था, रुक चुका है। और इसके अलावा 2.3 अरब डॉलर जो है चाइना ने दिए हैं, और उसने जो 2.5 अरब डॉलर रोल ओवर भी कर दिए हैं। इस तरह हुकूमत जो है सऊदीया, दुबई और कतर से जो है उधार पे तेल जो है और गैस, वो 5 अरब डॉलर की बात हो चुकी है, और जो कि 9 जुलाई से सप्लाई शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान को 5 अरब डॉलर की ही डिमांड कम होगी। और इस वक्त आपको पता है 7,000 मेगावाट लोड शेडिंग हो रही है, सिर्फ एनर्जी, पेट्रोल और डीजल ना होने की वजह से, और हुकूमत जो है उसको LNG पे कन्वर्ट करेगी। तो 7,000 लोडिंग जो है, जिससे इंडस्ट्री पे बड़ा बुरा असर पड़ा है। हमारी एक्सपोर्ट रुकी पड़ी है, इंडस्ट्रियाँ पूरी नहीं चल रही। तो ये 7,000 का जब एनर्जी पे ट्रांसफर होगी तो हमें उसके दो फायदे हैं। 2.5 अरब डॉलर हमारी सस्ती है, पेट्रोल के मुकाबले में 43% सस्ती है, डीजल के मुकाबले में 45% सस्ती है। तो हमारे 2.5 अरब डॉलर बचेंगे, और 1500 डेट सड़कल जो है हमारे वो बचत हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बातें हैं। और पाकिस्तान जो है रोशन डिजिटल अकाउंट में आपके सामने तकरीबन 4.5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। और IMF ने जो है तकरीबन तमाम चीज़ों पर रजामंदी हो चुकी है। जो आप देख रहे हैं मुसलसल जो पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है, उसकी वजह ये है कि IMF को मुतालबे यही है कि आप अपने जो है वादे पूरे करें। तो उन वादों की वफा करते हुए पाकिस्तान ने महंगाई की तरफ पूरी आवाम चला रही है। एक खबर ये भी है कि इसहाक डार साहब की वापसी भी मुमकिन है, और वो 160-170 का पहले अब कह चुके हैं कि हो सकता है, और यहाँ पर इस तरह की बातें भी हुई कि शायद 170-160 पे आ जाएगा। आपको लगता है ये इज इट पॉसिबल ये 160-170 की रेंज में आना डॉलर का? देखो, डार साहब के लिए तो हर चीज़ इम्पॉसिबल से पॉसिबल हो जाती है। उन्होंने 1998 में भी 68 से कम करके उसको वापस 50 तक लेके आए थे, और 54 तक मेंटेन रखा। इस तरह 2013 में 114 से कम करे 98 तक लेके आए, फिर 100 तक मेंटेन रखा। तो वो उनके लिए ये उनकी खुशकिस्मती है जब भी उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन अभी वो अगर आते हैं, उन्होंने कन्फर्म ही किया, मेरी टेलीफोन पे बात भी हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं आ रहा हूँ, अपने जो मेरे केस है उनकी मैं पैरवी सबसे पहले करूँगा। अगर हुकूमत ने और पार्टी ने मुझे खिदमत का मौका दिया तो मैं ज़रूर करूँगा, वरना पहला मेरा मकसद ये है कि अपने ऊपर जो केस है मैं वो ख़त्म कराऊँ। तो अब हुकूमत और क्या चाहती है, उनको जिम्मेदारी देना चाहती है या नहीं, ये हुकूमत का मसला है। लेकिन इस वक्त हुकूमत की जो इस वक्त माशी और रुपया जो है वो मुस्तकम हो रहा है दिन ब दिन, और पाकिस्तान को मैं समझता हूँ हुकूमत को इस तरफ आंखें खोले। एनर्जी सबसे बड़ा हमारा अदाब है, और एनर्जी की वजह से पाकिस्तान माशी बहरान में है। और हमें जब तक अपनी एनर्जी को विंड पे, सोलर पे और हाइड्रो पावर में मुंतकिल नहीं करेंगे तो हम सस्ती लेबर और सस्ती एनर्जी के सस्ती एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश का जो रेट है वो 10 से 12 रुपये फी यूनिट है, और हमारा जो कास्ट रेट है अगर हम डीजल पे और पेट्रोल पे बनाते हैं तो हमारा 51 तक चला जाता है।
तो हम किस तरह से उनका मुकाबला करेंगे? तो हमें लाजमी तौर पर, अल्लाह ने पाकिस्तान को थर में 185 अरब टन का कोयले के ज़खायर हैं और जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू 25,000 अरब है। वो हालांकि उससे हुकूमत कोयला अपने इस्तेमाल भी ला सकती है और एक्सपोर्ट भी कर सकती है। सिर्फ ताकतवर एनर्जी तबका जो बिजनेसमैन है और जो लोग हैं वो इसको इस्तेमाल करने नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आज हम इस सतह पे पहुंच चुके हैं। हमारी 2 लाख चीजें जो आपको आगे नजर आती हैं। अजमल बलूच साहब, मैं आपकी तरफ भी आना चाहूंगा इस बात को लेकर, खासतौर पर ये बताइएगा अजमल बलूच साहब, क्योंकि आप ताजरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की तंजीम उसके सदर हैं, ये बताएं कि लोगों की परचेजिंग पावर, कुव्वत खरीद कितना फर्क पड़ा है उसमें, यानी बाजारों में दुकानदारों के पास आने में अशिया खुर्दनोश के अलावा जो खरीदारी होती थी, ईद है, इसके अलावा ईद उल फितर इससे पहले हुई, अब ईद कुर्बा है, कितना फर्क पड़ा है आपकी नज़र में? फ़िलहाल तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कोई ख़रीदारी हो रही है। अच्छा। मैं रात को कई दफ़ा कई जगहों पे जो कपड़े और जूते का कारोबार करने वाले ताजर हैं उनको देख रहा हूँ कि नहीं, मतलब मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि कोई ख़रीदारी हो रही है। मैं बात करना चाहता हूँ, मेरे भाई बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है, मतलब ये मैं तो समझा कि कोई इनाम निकला है पाकिस्तान का, बाहर से डॉलर आ रहे हैं, उस इनाम की सूरत में हम कर्ज़ पे कर्ज़ लेते जा रहे हैं और हमारे भाई कहते हैं खुशखबरी है। भाई हम अपने इदारों को जो 600 700 अरब रुपए के खसारे में हैं उनको ठीक नहीं करते हैं। हम जरदारी साहब की हुकूमत से लेकर सुनते आ रहे हैं कि वहाँ कोयला निकल आया, वहाँ सोना निकल आया बलूचिस्तान के पहाड़ों में। वो निकालेगा कौन? इस मुल्क को खुशहाल करेगा कौन? हम तो बस ये बातें ही सुनते आ रहे हैं। मईशतदान भी हमें सुनाते हैं, हमारे भाई हैं, हुकूमतें भी हमें सुनाती हैं, लेकिन हम मुश्किल में जा रहे हैं। कोई चीज़ इम्पोर्टेड है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूँ, कोई भी चीज़ बाहर से जो आ रही है, अगर वो कल 600 रुपये की थी तो अब 1200 की है, वो 10,000 की थी वो 20,000 की है, अगर 50,000 की थी तो 1 लाख रुपए की है। हमारे पास एक तबका वो भी है जो बाहर की चीज़ें ख़रीदता है, खाता है। अब इन्होंने इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई है, तो वो जो कारोबार करने वाले वो लोग थे जो इंपोर्टेड चीज़ें रखते थे, वो सारे कारोबारी इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गए, तबाह हो गए, उनके पास चीज़ें आ ही नहीं रही हैं। दूसरे लोग इस वक्त इतनी मुश्किल में, गवर्नमेंट ने ये जो 9 बजे कारोबार बंद करने का शुरू कर दिया है। अच्छा, हमें बताया जाता है इस्लाम पार्ट टाइम में ले आते हैं, मतलब इस्लाम फुल टाइम है, लेकिन ये जब ज़रूरत होती है कहते हैं जी दीन कहता है सुबह 5 बजे दुकानें खोलें और शाम को मगरिब के बाद बंद कर दें। और भाई जब आप हालात थोड़े से बेहतर हो जाते हैं फिर आप कहते हैं नहीं नहीं आप बिजली यार रात 12 बजे तक खोलें क्योंकि आप सबसे महंगी बिजली ख़रीदते हैं। तो हमें तो इनकी समझ नहीं आती है कि ये कर क्या रहे हैं। हमने ने कहा है कि 9 से 10 बजे तक आप बिजली बंद कर लें, कारोबार बंद ना करें, 1 घंटा हम यूपीएस चला लेंगे, वो ऑलरेडी चार्ज होते हैं, लेकिन समझ नहीं आती। लेकिन दिन में लोड शेडिंग हो रही है आपके पास, मुफ्त में चल रही हैं। अजय साहब जी जी, इंतहा की हो रही है, हर घंटे 2 बाद इधर इस्लामाबाद में भी बिजली बंद होती है। मैं जो बात कर रहा हूँ ना कि हमें ये कहते हैं कि आप दुकानें बंद कर दें जहाँ मुफ्त में बिजली चलती है। अब देखिए पूरे मुल्क में जो स्ट्रीट लाइट है जिसमें हर खंबे पे 1,000 वाट के बल्ब लगे होते हैं वो जल रहे हैं। ओ भाई खुदा के बंदो, जो मुफ्त में जल रही है उसको बंद करें। जो ख़रीदार है, महंगा ख़रीदार है, जो 50 रुपए के लगभग यूनिट ख़रीद रहा है बिजली का, उसको दें। इसको पैसे मिलेंगे, इससे पैसे मिलेंगे तो आप ऑयल भी ख़रीदेंगे और बिजली बनेगी। इतने 7,000 के लगभग जो शॉर्टफॉल है वो कैसे दूर होगा? आप कारोबारी तबके को पीक आवर्स में बंद कर रहे हैं। पता नहीं किसने इनको मशवरा दिया है। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि हुकूमतें वही अच्छी होती हैं जो स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर रिजल्ट अच्छा निकालती हैं, जो अच्छे आसानियां पैदा करती हैं। मुझे तो हैरानगी हो रही है कि 4 सालों में पीछे 1 घंटा बिजली बंद नहीं हुई। 4 सालों में पीछे अगर पेट्रोल ऊपर गया तो 10 रुपए नीचे आया है। यहाँ तो जुल्म ये हो रहा है कि हर रात को हमें पता चलता है 11-12 बजे पेट्रोल इतना महंगा हो गया। ओ भाई 2.5 रुपए चले गाड़ी। अच्छा, जिन्होंने कारें रखी आपने अहम बात की है अजमल साहब, मुझे बताएं कि ये जो फिक्स टैक्स लगा है रिटेल सेक्टर पे, क्या आप लोगों से कोई मुशावरत हुई इससे पहले या इसके बाद स्टेक होल्डर से? सर, इस मुल्क में मुशावरत IMF से होती है, जिन पे लगता है उनसे कभी नहीं हुई। यही तो बदकिस्मती है हमारे मुल्क में कि इन्होंने क्या कहा। अभी मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि जी बिजली के बिलों में हम फिक्स टैक्स कर रहे हैं 3,000 से 10,000 तक, वो पर मंथ जो भी तय करेंगे। मुझे हैरानगी इस बात की है कि ऑलरेडी
बिजली के बिलों में जो कमर्शियली कारोबार करने वाले लोग हैं, फिक्स टैक्स, फिक्स सेल टैक्स भी है और फिक्स इनकम टैक्स भी उस पर मौजूद है। फिर कौन सा फिक्स टैक्स लगाना चाहते हैं भाई? हमें तो समझ नहीं आ रही ये करते क्या हैं। कभी किसी से कोई बात करने को तैयार नहीं है। मैं हैरान होता हूँ, मुल्क का वजीर ख़जाना, अब हमारा कौमी असम्बली का मेंबर तो है नहीं कि हम उस तक पहुँच जाएं। ये IMF का मुलाजिम होता है, वो फिर हमारे साथ इसी तरह की बात करता है। उल्टा मिफ्ता इस्माइल साहब तो सारा दिन मजाक करते हैं कौम से, जब पेट्रोल हंस रहे होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि जी पेट्रोल और महंगा करना पड़ेगा। कौम के साथ मतलब एक जुल्म हो रहा है, साथ मजाक भी हो रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी यकीनन इन पर है, और ये जब कौम के पास जाएंगे यकीन करें इनकी मुश्किलात होंगी। इस वक्त देखिए ताजरों में ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून के ताजर हैं, इससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन इस वक्त सब नाराज़ हैं इनकी पॉलिसियों से। और ये जो पेट्रोल धड़ाधड़, मतलब पेट्रोल ऐसे बढ़ रहा है जैसे नहर में पानी छोड़ा जाता है, इस तरह इसकी कीमतें बढ़ रही हैं। बिजली है कोई नहीं है, तो आप 13 जमातों के 13 मईशतदान कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं। ओ भाई आप कह रहे हैं कि ज्यादा सपोर्ट बेस जो है वो नून लीग की है ताजरों में, लेकिन फिर भी सपोर्ट बेस ये इरोड हो रही है। लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद आते हैं। तो क्या IMF नाइंसाफी कर रहा है इस पूरी सूरत हाल में, खासतौर पे में जो स्टेट्स IMF के क्लाइंट्स हैं उनके साथ इस कमोडिटी सुपर साइकिल और ये तमाम महंगाई के दौर के अंदर ये प्रायर एक्शंस क्या नाइंसाफी हैं और क्यों हो रहे हैं? ये क्या हमारी नेगोशिएशन खराब है? क्या मसला है? इस ब्रेक के बाद जानेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में गुफ्तगू हो रही है बढ़ती हुई महंगाई पर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, एक बार फिर इजाफा, और ये मामला कहाँ तक जाएगा आखिरकार? डॉक्टर हक्का नजीब साहब, अजमल बलोच साहब अभी फरहते और दुरुस्त कह रहे हैं कि तासुर यही बनता जा रहा है, एक हद तक आलमी फैक्टर है, लेकिन लोग यही समझ रहे हैं कि ये सब कुछ IMF करवा रहा है। बहुत से ममालिक में सोशल अनरेस्ट है, खासतौर पे डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर, जिनका जो एक्सटर्नल अकाउंट है वो ऑयल से रिलेटेड है, काफ़ी हद तक वो सिवियर स्टेन में है। बहुत से ममालिक जो IMF क्लाइंट्स हैं वो भी इस वक्त सोशल अनरेस्ट वहाँ पर रिपोर्ट हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में ये IMF ही हमसे करवा रहा है या हमारे पास कोई और रास्ता है ऑल्टरनेट कि हम इस कीमतों में इजाफा ना करें कम अज कम? देखिए, IMF जो है वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, कि अब आप देख रहे हैं कि आपके ज़रिए मुबादला के ज़खायर जो थे वो 8 अरब डॉलर के करीब चले गए थे नीचे, स्टेट बैंक के जो थे। फिर आपको चाइनीज मनी आई तो वो थोड़े बेहतर हुए। अब आप फंड के पास क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि आपके करंट अकाउंट का खसारा जो है वो 17 अरब डॉलर के करीब है, और जो आपका फिस्कल अकाउंट है वो भी ब्लीड कर रहा है। तो आप उनसे कह रहे हैं कि हमें कुछ रिफॉर्म्स में मदद करें और कुछ हमें ऐसे इकोनॉमिक पैकेज जो है उस पर एग्रीमेंट हो जाए ताकि हम इस फॉरेक्स रिजर्व की गिरती हुई सिचुएशन से निकल जाए। अब ये तयन कर लें कि क्या नेफ्रा पाकिस्तान के जो एनर्जी रेट्स हैं वो सेट करता है या IMF करता है? अभी नेफ्रा ने एक डिटर्मिनेशन की है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है वो 1 जुलाई से 7 रुपए 92 पैसे बढ़ना चाहिए। आपकी तरह का ये एक बंदा IMF में वहां पे बैठे हुए वाशिंगटन में नेफ्रा की वेबसाइट पे जाके कहते हैं कि नेफ्रा ये कह रहा है, तो वो अथॉरिटीज को पाकिस्तान में ये कहते हैं कि आपने ये बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना। अब अथॉरिटीज के पास 2 चॉइस हैं, या वो उसको बढ़ा दें या उस पर सब्सिडी दे दें। सब्सिडी देने के पैसे नहीं है तो आपको बढ़ाना पड़ता है। ये है एक्चुअल मैकेनिज्म। फंड जो है वो ओवरऑल जो टारगेट्स है ना आपके, कि आपका फिस्कल खसारा क्या होना चाहिए, आपका करंट अकाउंट का खसारा क्या होना चाहिए, वो उस पर बात करता है। फिर जब आप माइक्रो पे आते हैं तो फिर आपने बतानी है वो पॉलिसीज। मैं ये जरूर समझता हूं कि पाकिस्तान में जब भी ये MEF, लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में जो इजाफा है इसके बजाय वो सेक्टर्स जो कि अनटैक्स्ड हैं, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी ज्यादातर की एग्रीकल्चर इनकम है जिस पर टैक्स वो बहुत कम इस पर दे रहे हैं। तो क्यों नहीं ऐसे अनटैक्स सेक्टर्स नेट में आ रहे हैं, जैसे रियल एस्टेट है जिसको हम एमनेस्टीज देते रहे, और इसके बजाय हम पेट्रोलियम मसनूआत और रिग्रेसिव टैक्सेस लगा रहे हैं? तो इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। एक तो यह कि जो कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम मसनूआत हैं, इंपोर्टेड हैं, ये तो पास होनी है, पर जो अभी आपने 10 रुपए लगाया है, उस पर मैंने ट्वीट भी किया है कि जो 10 रुपए PDL लगा है इस वक्त जब इतना इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, इसको जरूर सोचे जाना चाहिए था। और मैंने हमेशा 4 सेक्टर्स कहे हैं, उनमें से 2 से 3 आपने बात की है। नंबर 1 रियल एस्टेट, नंबर 2 रिटेल सेक्टर, नंबर 3
एग्रीकल्चर सेक्टर और नंबर 4 होलसेल सेक्टर। ये चारों पाकिस्तान के अंडर टैक्स सेक्टर हैं। इन पे जरूर आपको डायरेक्ट टैक्सेशन करनी चाहिए और फिक्स टैक्सेशन नहीं करनी चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम चूंकि एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो हमें लॉ में जाके अमेंडमेंट करनी है और ये कहना है कि इसको भी उसी तरह टैक्स करें जैसे कि बाकी इनकम्स होती हैं, तो कहना चाहिए 20% जीडीपी का है ये, यानी कि जो हमारा ओवरऑल हुजम है इकोनॉमी का उसका 20% है और टैक्स कलेक्शन है 2 से 2.5 अरब रुपया। तो आप खुद सोच लीजिए कि मतलब कि यहां से पैसे आने चाहिए कि नहीं आने। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है आपका जिसको आपने एमनेस्टीज दी हैं, और वहां पे यह है कि एम्स्टरडैम की कीमत और लाहौर की कीमत एक ही है प्रॉपर्टी की। ये कैसे हो सकता है? ये इस तरह हो सकता है कि जो सारी सेविंग्स पाकिस्तान की वो लग रही हैं इन एरियाज में, जो इन्वेस्टमेंट है वो इन एरियाज में जा रही है। वो क्यों जा रही है ये बहुत समझना जरूरी है। आप 1 कनाल का प्लॉट लेते हैं, उसके बाद उसको आप 4 साल बाद कल तक बेच देते थे और आपने 5 करोड़ रुपए का लिया, लेट्स से 5 करोड़ रुपए कमाए आपने, वो जो 5 करोड़ कमाए उस पर 0 टैक्स दिया पाकिस्तान में। जिस सैलरीड इनकम वाले ने 20 लाख रुपए कमाए साल के, उसने उस पर एक टैक्स दिया। जिसने 2 लाख रुपए पर महीना कमाए उस पर टैक्स दिया, पर आपने 5 करोड़ रुपए कमाए और 4 साल बाद हमने आपको ये कहा कि आप कोई टैक्स ना दें। फिर अब हमने उस पर क्या किया? हमने कुछ मूवमेंट की, ये गवर्नमेंट का अच्छा कदम था। वो क्या था? हमने कहा नहीं, अच्छा अब 4 साल नहीं, अब आप 6 साल होल्ड करेंगे तो हम इस टैक्स को 0 करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, दुनिया में नहीं होता। जिस कंट्री से मैं ट्रेंड हूं ऑस्ट्रेलिया, वहां पे यूं होता है और वो बिल्कुल हमारी तरह की इकोनॉमी है कि जब आपने वो प्लॉट 5 करोड़ का बेचा, लेट से आपका मार्जिनल टैक्स रेट 20% था या 22% था या 30% था, आपको उस हिसाब से टैक्स लगना चाहिए। यही असूल आपको कैपिटल गेन्स का लगाना है स्टॉक एक्सचेंज में। अगर आप ये सब कुछ करेंगे, उसके बाद आपने डेटा एंड डॉक्यूमेंटेशन करनी है ताकि आप सही तौर पे तायुन कर सकें कि आपकी रिटेल सेक्टर का क्या सही टैक्स है, ताकि वो टैक्स लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ करेंगे अभी टैक्सेस जो आ रहे हैं वो ज्यादा रिग्रेसिव हैं। मैं क्योंकि वक्त की किल्लत है, मैं दीगर 2 मेहमानात का भी मौक़िफ़ लेना चाहूंगा। मलिक बोस्तान साहब, आपके नजदीक ये महंगाई का जो तूफान है ये थमेगा आपको लगता है या फिर ये मजीद और बढ़ेगा, और कब तक थमेगा अगर आप समझते हैं तो? देखो, इसमें एक तो सबसे बड़ी वजह थी वो हमारी डिवेल्यूएशन है, क्योंकि जो चीज़ 100 रुपए की आती थी अब वो डिवेल्यू 200 रुपए की आ रही है। और दूसरी बड़ी वजह यूक्रेन और रशिया की जंग है। और आज मैं पढ़ रहा था कि रशिया ने जो उनका एक शहर है उसका मुआसरा उन्होंने ख़त्म किया, जो कि अनाज और ख़ुराक के लिए दुनिया को उन्होंने कहा कि ठीक है आप सप्लाई अपनी जारी करें। तो ये बड़ी अच्छी खबर है दुनिया को, क्योंकि 33% खुराक और अनाज और एनर्जी वहाँ से आ रही थी। तो ऐसे हो सकता है इंटरनेशनल कीमतें कम हो जाएं। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि हमारे अपने भी जो कि हम अपनी, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाएंगे और हमारे पास इस तरह डिवैल्यू करते रहेंगे तो महंगाई को और एनर्जी बहरान को ख़त्म नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का कभी भी महंगाई से छुटकारा हासिल नहीं पाता। और हमारी ख़ास तौर पर जैसे कि कहा कि हमारी जो ज़राअत है, जो कि $12 अरब की हम बाहर से गंदम, दालें, चावल, घी इम्पोर्ट कर रहे हैं, इस पर हमें खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। इसको हमें बढ़ाना होगा ताकि ये $12 अरब का बिल हमारा कम हो जाए। तो इसी तरह हमारे जो अपने जो प्रोडक्ट हैं वैल्यू एडेड में नहीं आएंगे तो उस वक्त तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। इस वक्त पाकिस्तान को अपने पाँव पे अगर खड़ा होना है तो इस वक्त पाकिस्तान का जो रुपया है वो मैं समझता हूँ बेहतर मजबूत हो रहा है दिन ब दिन। आपने देखा इसकी कीमत जो है, और आने वाले दिन में IMF का ऐलान अभी, यानी कि पैसे मिले नहीं है और डॉलर 215 से कम होकर 204 के करीब आ गया, और अगर मिल जाएगा तो ये 190 तक जा सकता है। इस तरह IMF पैकेज के बाद मिलने के बाद अच्छी बात है। मैं लास्टली अजमल बलोच साहब आपके कमेंट्स भी लेना चाहूंगा। क्या आपको लगता है ये जो महंगाई का, क्योंकि कब तक अवाम बर्दाश्त कर सकते हैं और कहां जाके रुकेगा आपको लगता है अजमल साहब? देखिए, मैं टेक्निकल गुफ्तगू नहीं कर रहा। मेरे भाई कह रहे थे कि ये 4 सेक्टर हैं जिनसे टैक्स आ सकता है। प्रॉब्लम ये है कि हम दुनिया की मिसाल देते हैं, दुनिया खुशहाल है, हम खुशहाल नहीं, हम बेहाल हैं। हम यहाँ की बात करें, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हो ये रहा है कि मैं टैक्स तो दे रहा हूँ,